अमेलिया मैरी एयरहार्ट एक अमेरिकन एविएशन पायलट और राइटर थी। एयरहार्ट अटलांटिक महासागर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला एविएटर थी। एयरहार्ट ने अपनी ज़िंदगी के करियर में कई रिकॉर्ड सेट किए। कमर्शियल एयर ट्रैवल को बढ़ावा देने वाली पहली एविएटर में से एक थी। उन्होंने अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में किताब भी लिखी, जो उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी। एयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 में एचिसन, कंसास में हुआ। परिवार की परंपरा के अनुसार एयरहार्ट का नाम उनकी दो दादी अमेलिया जोसेफिन हैरिस और मैरी वेल पैटन के नाम पर रखा गया था। एयरहार्ट की एक बहन थी जिनका नाम ग्रेसी म्यूरल एयरहार्ट। वो उस समय के हिसाब से दोनों लड़कियों का पालन पोषण अनकन्वेंशनल रहा, क्योंकि एक तरफ एयरहार्ट को बाहर जाना, नई चीज़ें सीखना ज़्यादा पसंद था, लेकिन उनकी माँ एमी एयरहार्ट को ये पसंद नहीं था। वो अपने बच्चों को अच्छी छोटी लड़कियां बनाने पर विश्वास नहीं रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि एयरहार्ट ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन एयरहार्ट की नानी, उनका कहना ये था कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर समाज में अपना नाम बनाना चाहिए। एयरहार्ट के बचपन में उनके नानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। एयरहार्ट फैमिली के दोनों बच्चों में रोमांच की भावना का वास था। दोनों को एडवेंचर करना पसंद था, खास करके एमिलिया एयरहार्ट को। अपनी बड़ी बहन के साथ रोज़ खेलने बाहर निकल जाती थी। उनके खेल में पेड़ों पर चढ़ना, राइफल से चूहों का शिकार करना और ढलान पर बेली स्लाइमिंग करने में अपना समय बिताना। 10 साल की उम्र में एयरहार्ट ने डेस मोइनस में लोवा स्टेट फेयर में पहली बार एयरक्राफ्ट देखा। दोनों बहनें कुछ समय बाद एटिसन में अपने दादा दादी के साथ रहे, क्योंकि माता पिता डेस मोइनस में नए छोटे क्वार्टर में चले गए थे। इस दौरान दोनों बहनों ने अपनी माँ और शासन से होम स्कूलिंग की। बड़ी बहन के मुकाबले एमिलिया एयरहार्ट को पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो वहाँ के एक लॉन्ग फैमिली लाइब्रेरी में घंटों बिताया करती थी। कुछ समय बाद दोनों लड़कियों को पहली बार पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया गया और 12 साल की एमिलिया ने 7वीं क्लास में प्रवेश किया। एयरहार्ट ने 1916 में शिकागो के हाइड पार्क हाई स्कूल में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में राइडल, पेंसिल्वेनिया में ऑगन स्कूल में जूनियर कॉलेज शुरू किया। 28 दिसंबर 1920 को एयरहार्ट ने अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में डॉटरटी फील्ड में एक एरियल बीट में भाग लिया। एयरहार्ट ने अपने पिता को पैसेंजर फ्लाइट्स और फ्लाइट लेसन्स के बारे में पूछने के लिए कहा। अगले ही दिन उन्होंने पैसेंजर फ्लाइट के लिए बुक किया गया। ये उनकी ज़िंदगी की पहली उड़ान थी। फ्रैंक हॉक्स, जिन्होंने बाद में एयर रेसर के रूप में फेम हासिल किया, इनके साथ 10 मिनट की उड़ान की कॉस्ट $10 थी। हॉक्स के साथ इस उड़ान ने एयरहार्ट के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने इस 10 मिनट की फ्लाइट में अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। फ्लाइट पे बैठने के बाद जब वो जमीन से 300 फीट ऊपर गई, तब उन्होंने कहा कि आई न्यू आई हैड टू फ्लाई, यानी मुझे पता था कि मुझे उड़ना है। अगले महीने एयरहार्ट ने डेटा स्नूक को एज अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रखा। उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डेटा स्नूक 12 घंटे की इंस्ट्रक्शन लेसन के $500 चार्ज करते थे। एयरहार्ट कई तरह की नौकरियां किया करती थी, जिसमें फोटोग्राफी, ट्रक ड्राइवर, स्टेनोग्राफर का काम एक लोकल टेलीफोन कंपनी में, ताकि वो अपने फ्लाइंग लाइसेंस के लिए $1000 जमा कर सके। एयरफील्ड जहां एयरहार्ट रहती थी वहां से काफ़ी दूर थी। वहां तक पहुंचने के लिए एयरहार्ट को लाइन के एंड तक बस लेनी पड़ती थी। उसके बाद 4 मील पैदल चलना पड़ता था। फ्लाइंग करने के लिए एयरहार्ट ने शुरुआती एविएशन ट्रेनिंग में लगातार कड़ी मेहनत की। 6 महीने बाद 1921 में गर्मियों में एयरहार्ट ने स्नूक के खिलाफ एक सेकंड हैंड ब्राइट क्रोमियम येलो किनर एयरस्टर बाइप्लेन खरीद लिया, जिसे उन्होंने द कैनरी नाम दिया। अपनी पहली सक्सेसफुल सोलो लैंडिंग के बाद उन्होंने एक नया लेदर फ्लाइंग कोट भी खरीदा। 22 अक्टूबर 1922 को एयरहार्ट ने एयरस्टर को 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया, जो महिला पायलट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 16 मई 1923 को एयरहार्ट ने यूएसए की 16वीं महिला बनी, जिन्हें फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल (FAI) द्वारा पायलट लाइसेंस जारी किया गया। इसके बाद फ्लाइंग करियर को आगे बढ़ाते हुए एयरहार्ट की ज़िंदगी का सबसे अहम पड़ाव आता है, जिस वजह से उन्होंने इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया, द ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। 1927 में अटलांटिक के पार चार्ल्स लिंडबर्ग की सोलो फ्लाइट के बाद एमी गेस ने अटलांटिक ओशन में उड़ान भरने के अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस किया, ये जानते हुए कि यह काम खतरनाक है। ट्रिप डिसाइड होने के बाद स्पॉन्सर को उन्होंने एक प्रोजेक्ट पेशकश करते हुए सुझाव दिया कि वो किसी और लड़की को ढूंढेंगे जो इस उड़ान के लिए सही हो। अप्रैल 1928 को एक दोपहर को काम पर रहते हुए एयरहार्ट को कैप्टन हिल्टन एच रेली का फोन आता है। वो पूछते हैं कि क्या आप अटलांटिक में उड़ान भरना चाहेंगी, और उन्हें पायलट विल्मर स्टल्स और को पायलट और मैकेनिक लुइस गॉर्डन के साथ उड़ान पर जाने के लिए कहा। लेकिन एयरहार्ट ने इस तरह की उड़ान के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने विमान नहीं चलाया। लैंडिंग के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि स्टल्स ने ही प्लेन को उड़ाया, मुझे तो सिर्फ लगेज की तरह रखा गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शायद किसी दिन मैं अकेले ही अटलांटिक ओशन में फ्लाई करूंगी।
20 मई 1932 की सुबह 34 साल के एयरहार्ट ने हार्पर ब्रिज, न्यूफील्डलैंड से टेलीग्राफ जनरल के एक प्रति के साथ प्रस्थान किया। 5 साल पहले चार्ल्स लिंडबर्ग के साथ की गई अपनी फ्लाइंग को अनुकरण करने के लिए अपने सिंगल इंजन लॉकहीड वेगा 5B में बैठकर पेरिस के लिए उड़ान भरने का इरादा बनाया। एयरहार्ट के टेक्निकल एडवाइजर फेमस नॉर्वेजियन अमेरिकन एविएटर बर्न्ड बाल्चेन थे, जिन्होंने एयरक्राफ्ट को तैयार करने में मदद की। अपने ट्रांस अटलांटिक सोलो फ्लाइट, जो 14 घंटे 56 मिनट तक चलने वाली उड़ान के बाद, जिसके बीच तेज उत्तरी हवाएं, बर्फीली हालात और मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद, एयरहार्ट डेरी नॉर्थर्न आयरलैंड के उत्तर में कलमोर में एक चरागाह में लैंड करती है। लैंडिंग को सेसिल किंग और टी सॉयर ने देखा था। अटलांटिक के पार सोलो नॉनस्टॉप फ्लाई करने वाली फर्स्ट वुमन के रूप में कांग्रेस से डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, फ्रेंच सरकार से नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर से नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का गोल्ड मेडल दिया गया। एयरहार्ट ने अपने जीवन में कई सक्सेसफुल उड़ानें भरी, जिसमें 11 जनवरी 1935 को एयरहार्ट होनोलुलु हवाई से ऑकलैंड कैलिफोर्निया के लिए अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई। बाद उसकी 19 अप्रैल को लॉस एंजिल्स से मैक्सिको सिटी के लिए सोलो उड़ान भरी। अगला रिकॉर्ड नॉनस्टॉप था, मैक्सिको सिटी से न्यूयॉर्क के लिए। बाद में एयरहार्ट ने लॉन्ग डिस्टेंस एयर रेसिंग में भाग लिया। 1935 में बेंडिक्स ट्रॉफीज रेस में 5वां स्थान हासिल किया। कामयाबी के चरम पर होने के बाद, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद, एयरहार्ट ने 1937 में परज्यू फंडेड लॉकहीड मॉडल 10E इलेक्ट्रा में ग्लोब की एक सर्कमनेविगेशनल उड़ान को पूरा करने वाली पहली महिला बनने के प्रयास के दौरान हॉलैंड आइसलैंड पर उड़ान भरने का निर्णय लिया। अनफॉर्चुनेटली ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट थी। उस उड़ान में उनके साथ फ्लाइट नेविगेटर फ्रेड नूनन भी थे। दोनों हॉलैंड आइसलैंड के पास मध्य प्रशांत महासागर में गायब हो गए। दोनों आखिरी बार लाई न्यू गिनी में 2 जुलाई 1937 को हॉलैंड आइसलैंड से पहले आखिरी लैंड स्टॉप पर देखे गए थे। एयरहार्ट अपने 40वें जन्मदिन से 3 हफ्ते पहले जल यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में मारी गई। कुछ लोगों का मानना यह था कि वो बच गई। एयरहार्ट और नूनन को कई दिनों तक ढूंढा गया। दोनों को ढूंढने के लिए नौसेना की मदद भी ली गई और ऐसा बताया गया था कि उन्हें ढूंढने का खर्च प्रतिदिन $2.5 लाख था। साथ ही खोजकर्ताओं की जान भी खतरे में डाली जा रही थी और एयरहार्ट और नूनन को जिंदा खोजने की उम्मीद भी कम हो रही थी। इसलिए दोनों के गायब होने के 1 साल 6 महीने के बाद एयरहार्ट को ऑफिशियली 5 जनवरी 1939 को डेथ करार दे दिया गया। लेकिन उनके लापता होने की जांच आज भी 80 साल बाद जारी है।